अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम नेतन्याहू ब्रेक ऑल रूल्स फॉर इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में सिर्फ 2 वर्ल्ड लीडर्स मैंने देखे हैं जिनको रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पे जाते हैं और इस तरीके से रेड कारपेट के साथ वेलकम करते हैं। मैंने किसी और वर्ल्ड लीडर के लिए नेतन्याहू को प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नहीं देखा, ना इमैनुअल मैक्रों के लिए या फिर जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही स्पेशल वेलकम दिया जा रहा है पीएम मोदी को इन द कंट्री ऑफ इजराइल। और एक तरफ तो यहाँ पे ये वेलकम मिल रहा है पीएम मोदी को, दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है इजराइल की हेक्सागन अलायंस के अगेंस्ट, ये बोलकर के ये अलायंस एंटी मुस्लिम उम्मा है। लिटरली इन लोगों ने ये वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं। और आप आज के समय अल जजीरा में देखोगे तो बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि पीएम मोदी की जो विजिट है टू इजराइल ये डायरेक्टली एक सिक्योरिटी कंसर्न है फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आर्टिकल है ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखा है और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, जहां पर टाइटल आपको मिलेगा व्हाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स इजराइल विजिट मैटर्स फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी, द टाइटनिंग स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड टेल अवीव कुड टेस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। और यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो सेनेट है, मतलब कि इन लोगों का जो अपर हाउस है, जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, वहां पे डिनाउंस किया गया है नेतन्याहू के हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के रिमार्क्स को। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि इजराइल एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर देगा अराउंड द मिडल ईस्ट, और ये इन लोगों के हिसाब से जो इन लोगों ने वर्ड यहाँ पर यूज किए हैं, एक थ्रेट होगा टू द मुस्लिम उम्मा। लिटरली इन लोगों ने यहाँ पर वर्ड यूज किया है और आप देखोगे इस पे कई आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है डॉन फॉर एग्जाम्पल, वो तो यहाँ पर कह रहा है कि सेनेट डिप्लोर्स इजराइल्स प्लान टू अलाई विद इंडिया। मैंने पाकिस्तान में इस टाइप का मेल्टडाउन इंडिया की इजराइल विजिट को लेकर आज से पहले कहीं नहीं देखा। इनके जर्नलिस्ट, इनका पार्लियामेंट, इनके पॉलिटिशियंस, सब लोग आज के समय कंसर्न है कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है इजराइल। अगेन सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ पर यही है कि जो मिसाइल्स इजराइल ऑफर कर रहा है भारत को, पर्टिकुलरली जो गोल्डन होराइजन नाम का मिसाइल है जिसकी 2000 किलोमीटर की रेंज है, और ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ALBM मिसाइल है जो बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पाकिस्तान बहुत कंसर्न है इस मिसाइल को लेकर के ये मिसाइल अगर भारत के पास आ जाता है तो उसके बाद जो कल को वॉर होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बट यहाँ पे आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि जो ये हेक्सागन अलायंस की बात की जा रही है, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, इसका मतलब क्या है? कौन से देश इस अलायंस में होंगे और पाकिस्तान के पक्ष में कौन से देश खड़े होंगे? नाउ हेक्सागन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो आपके सामने शेप है इसको कहा जाता है एक हेक्सागन। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा इजराइल का प्लान यह है कि बहुत सारे कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया जाए जिनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी हद तक सेम है। इसमें भारत ऑब्वियसली आता है, इजराइल खुद आता है, उसके अलावा ग्रीस और साइप्रस को ऐड किया गया है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यहाँ पर ग्रीस, ये नीचे यहाँ पे साइप्रस। दोनों कंट्रीज बहुत ज्यादा करीब है आज के समय भारत के। आपको याद होगा रिसेंटली पीएम मोदी साइप्रस गए भी थे, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी आपके लिए बनाई थी। साइप्रस और ग्रीस दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जिनका एक मेजर इशू है टर्की के साथ। और जो ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस है इसमें ये 4 देश तो होंगे, साथ ही साथ कुछ एशियन कंट्रीज, कुछ अरब कंट्रीज यहां पे हो सकती हैं। इथियोपिया की बात चल रही है कि शायद इथियोपिया को भी यहां पे ऐड किया जाएगा, बट प्राइमरली जो कोर मेंबर होने वाले हैं इसके वो होंगे ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और इंडिया। नाउ इस हेक्सागन अलायंस के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? अभी तक देखिए मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे आपको दिखेगा पहली बात तो पाकिस्तान, सिंस पाकिस्तान पहला कंट्री है जिसने इस हेक्सागन अलायंसेस के अगेंस्ट अपने पार्लियामेंट में कंडेमनेशन करी है। दूसरा देश आपको यहाँ पर दिखेगा टर्की। तीसरा देश ईरान में देखिए, ईरान एक ऐसा केस है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यूएस खुद ईरान को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। आज के समय अगर मान लीजिए हेक्सागन ऑफ अलायंसेस ईरान के अगेंस्ट खड़ा भी होता है तो ईरान के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट नहीं होगा। ईरान के सामने एक फंडामेंटल बहुत बड़ा थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो ईरान को यहाँ पे मैं अभी के लिए काउंट करूंगा नहीं, क्योंकि ईरान के अभी बिगर चैलेंजेस सामने हैं। बट प्राइमरली पाकिस्तान, टर्की और इनके जो भी सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, जो भी छोटे देश
इनको सपोर्ट करते हैं, ये इस हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के अगेंस्ट खड़े होंगे। मुझे याद है कुछ टाइम पहले नफ्ताली बेनेट, आप सबको याद होगा, ये कुछ समय के लिए इजराइल के पीएम भी बने थे जब नेतन्याहू का एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था। इन्होंने स्टेटमेंट दिया रिसेंटली कि इजराइल का अगला टारगेट यहां पे है टर्की, और इन्होंने कहा है कि टर्की इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इजराइल, और इन्होंने पाकिस्तान का भी मेंशन किया था। यहां पे आप देख पाओगे ये वीडियो, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये आदमी आगे जाकर बेंजामिन नेतन्याहू जब काफी बूढ़े हो जाएंगे, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, ये आदमी लीड करेगा इजराइल को। और आप मान लीजिए जितने अग्रेसिव नेतन्याहू हैं उनसे 2 से 3 गुना ज्यादा अग्रेसिव ये आदमी होगा। ही विल नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। नफ्ताली बेनेट ने रिसेंटली कहा था कि अ न्यू टर्किश थ्रेट इज इमर्जिंग। जो ये छोटी सी क्लिप है, ये सुनिए। A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Wow, that's a huge statement. That is geopolitics for you. Turkey is the new Iran. ये जो भी ईरान के साथ अभी कर रहे हैं, अगेन देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प का कुछ पता नहीं है, अगेन वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल, अनस्टेबल टाइप के लीडर है। अटैक करेंगे ईरान को, नहीं करेंगे, हफ्ते बाद करेंगे, नो वन रियली नोज। बट आप ईरान पर जो सैंक्शंस हैं जो लगा रखे हैं आज के समय, वही देखिए, क्रिपलिंग सैंक्शंस है, FATF की ब्लैक लिस्ट में है ईरान। उसके अलावा दुनिया भर के UN के सैंक्शंस और ये US के बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। ईरान पे ऑयल एम्बार्गो लगा रखा है। इमेजिन करिए, टर्की पे मिलिट्री एक्शन दूर की बात है, एक बार इकोनॉमिक एक्शन ही इन लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। ये 3 चीजें करेंगे टर्की के साथ, मैं देख पा रहा हूं। पहले, टर्की की जो करेंसी है लीरा, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसको और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिरा देंगे, रुपये से भी ज्यादा गिर सकती है परहैप्स। ये मैं ऑफ कोर्स एक फॉरसीबल फ्यूचर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा ये दुनिया भर के और टाइप के सैंक्शन लगा सकते हैं टर्की पर, यह बोलकर कि टर्की टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहा है, और बेसिकली टर्की की इकोनॉमी को ये लोग चोक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए टर्की में ये लोग एक प्रो US प्रो इजरायली लीडर ले आते हैं, एर्दोगान हट जाते हैं, दैट कैन ऑल्सो वर्क। बट अभी के लिए जो ये स्टेटमेंट है अपने आप में, दिस मैटर्स अ लॉट। टर्की इज द न्यू ईरान। Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria, but also in Gaza, through the front door, and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्की एक सुन्नी एक्सेस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है विद न्यूक्लियर पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान का मेंशन किया है, एक बार को आप कह सकते हैं, बट ये बार बार कतर भी तो कह रहे हैं, आप कतर को मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? वेल, कतर एज ए कंट्री, प्रॉब्लम वहां पर ये आती है, देखिए इजराइल बिल्कुल कतर के अगेंस्ट है। इजराइल ने लिटरली कतर को रिसेंटली बॉम्ब किया था इनके गोल्डन होराइजन मिसाइल से। बट कतर की बहुत अच्छी इक्वेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का सिंपल तरीका है, पैसे फेंको इनकी तरफ, उनकी फैमिली की तरफ, ही विल बी हैप्पी। कतर ने यही किया, ट्रंप का जो जेट है अपग्रेड कर दिया। और उसके बाद एक दृश्य ये भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप लिटरली नेतन्याहू के साथ बैठे, ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को अभी के अभी फोन करो कतर को और माफी मांगो कि आपने उनको बॉम्ब क्यों किया। तो कतर की एक बहुत ज्यादा, अभी मैं कहूंगा, अच्छी इक्वेशन है यूएस के साथ, यूएस मिलिट्री के साथ। तो आई वुडंट बी वरीड अबाउट कतर राइट नाउ। बट ऑब्वियसली इजराइल मानता है कि टर्की के साथ मिलकर ये इजराइल के इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हैं, और इन्हीं कंट्रीज के अगेंस्ट ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस क्रिएट की जाएगी, जहां पर भारत, ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और कई और कंट्रीज को इकट्ठा लाया जाएगा। ना मुझको यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि जो ये हेक्सागन अलायंसेस की बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये अभी ऑफिशियली बनी नहीं है। भारत का यहाँ पे अफर्मेटिव रिस्पॉन्स, मतलब कि भारत का यस बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। भारत के बिना ये हेक्सागन अलायंस का इतना कुछ मतलब बनता नहीं है। इंडिया विल बी द मेन फोर्स बिहाइंड दिस अलायंस। ना यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग मानते हैं कि भारत को ऐसी किसी अलायंस का पार्ट बनना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपका यहाँ पर यह भी ओपिनियन हो, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट दिख नहीं रहा?
इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफी हद तक डिफरेंट है। टर्की के साथ हमारे कुछ ज्यादा डायरेक्ट इश्यूज नहीं है। टर्की बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बट हमारा मेन इशू यहाँ पे है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है वो हम रोके, इकोनॉमिकली हम ग्रो करें। चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारे सामने वैसे ही है। वी डोंट रियली नीड मोर प्रॉब्लम्स या फिर मोर जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो अगेन यहाँ पे आपका जो ओपिनियन है शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि जो नेतन्याहू एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं, एक नया ब्लॉक बनाना चाहते हैं, क्या भारत को उसे ज्वाइन करना चाहिए? शुड इंडिया ज्वाइन, यस और नो? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, करियर 247 की नाउ और नेवर सेल एक्टिवेट हो चुकी है। करियर 247 के सभी कोर्सेज पे आपको मिलता है फ्लैट 25% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड PD10। ये जो सेल है सिर्फ 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, तो आपके पास कुछ ही दिन है। मेक द मोस्ट ऑफ दिस सेल। ऑलरेडी थैंक्स टू करियर 247 कोर्सेज कई लोग आज के समय एज डेटा एनालिस्ट, एज डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इन वेरियस कंपनीज ऑल ओवर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला और मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि हम मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि जिंदगी में क्या करना है। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आई एम थैंकफुल टू माय टीचर्स, माय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफर किया, और कैरियर 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले, और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहां पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा, और ऑफ कोर्स यूज द कोड PD10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इजराइल में भाई PM मोदी का बड़े ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया, और जिस तरह की जो साफ ज़ाहिर है कि भाई उधर से भी बयान हुए आए, इजराइल की तरफ से भी, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान को साफ ज़ाहिर है कि बोला गया कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, ये है वो, इस तरह की बातें की गई। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपना जो है वो बयान दिया है। इन्होंने तो साफ ज़रा बोला है कि सीधा सीधा बोला है, हकीकत ये है। मुस्लिम कंट्री अच्छा, ये देखिए, अब तालिब भाई चीज नहीं है। एंटी मुस्लिम की बात की है हमारे PM साहब ने। बात ये है
पीएम मोदी वहां जाके मिल रहे हैं अपना नेतन्याहू से। नेतन्याहू वो एक दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है जिसने 79 गजा के 70-80 हजार मुसलमानों को 2.5 लाख बंदों को 70-80 हजार का और वहां जाके उनकी गोद में बैठ रहे वही पीएम मोदी जिनकी आज कबीना या आज उनकी सारी पार्टी वही कुछ कर रही है अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में, बलोचिस्तान तुम में। साइड तो पीएम मोदी की ऐसे ले रहे हो भाई साहब जैसे इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म कुछ हो ही नहीं रहा, बराबर हो वहाँ रही है। उनके दायरे तंग किए सिंपल नहीं सी जा बात रहे है, हैं। टेररिस्ट पाकिस्तान ने तो अच्छा जवाब किसी दिया को है। बुरा लगे या अच्छा लगे, टेररिस्ट की गोद में जाकर बैठ गया, सीधी सी बात है। आप जो मर्जी नहीं, कहें, आप उनको मतलब इंडिया वालों को दहशतगर्द नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? लेकिन ये कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने दायरा जरूर तंग तो किया। अफगानिस्तान में जो पूरी फंडिंग करते हैं दहशतगर्दी फैलाने के लिए, मैं तो बोलूंगा भी हाँ दहशतगर्दी ये है दहशतगर्दी के लिए फंडिंग करते हैं, ये फंडिंग के हकीकत बाद खुदा होता है भाई। ये हकीकत तुम्हें मैं भेजूं दहशतगर्दी- एक मिनट, तुम्हें मैं लेकिन भेजूं- नेतन्याहू ने तो सिंपल- डायरेक्ट की है ना। सिंपल यार वो वो तो funding इसी भी जमाने में करता है, आती है। उसके तो उसका तो सारा जिस्म ही खून अब से भाई भाई मासूम इसी लोगों जिम्मे में को आती है। खून मैं से तुम्हें लगा हुआ है। भेजता हूँ साथ वाले गांव में जाना है, वहां पे 50 बंदे हैं, तुमने मारने हैं, तुम खाली हाथ नहीं मार सकते। मैंने तुम्हें असला देना है, मैंने तुम्हें वसाइल प्रोवाइड करने हैं, तुमने तब ऐसी जाके मारना है। ट्विटर की क्या खबर चल रही थी कि इंडिया के भी जो पाकिस्तान ने जहाँ पर अटैक किया है 7 मरे हैं, उनके उनमें एक कर्नल भी उनका मारा गया है और उसके अलावा 4 उनके इंटेलिजेंस विंग्स के जो बंदे ये थे ना, जो- वो एक मिनट वो अफगानिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, वो भी मारे गए हैं। ये तभी जो चीखे अटैक परेशान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने पर किया किया है, उसमें इंडियन लोग इंडियन नहीं, ये साथ पक्की खबर है। पक्की खबर भी मैंने पढ़ी है ट्विटर नहीं पे। ट्विटर पर पड़ी है, होता भी है, कई फेक खबरें भी होती हैं। नहीं जी, पक्की खबर। नहीं अब ये तो भाई देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जी ट्विटर हो या कोई भी सोशल मीडिया का होता है ना, उसमें ज्यादातर जो ना फेक खबरें फैलाई जाती हैं। लेकिन ये ये Twitter पे भाई- कम होती लेकिन है इसमें भाई। तो भाई कोई दो राय नहीं कि भाई इंडिया जो है पूरी अफगानियों की सपोर्ट करता है। ये चाबार पोर्ट के जरिए जो है ना ये गंदम देने ऐसे ही नहीं जाते, सिर्फ अफगानियों की नहीं बलोचों की। बलोचों BLA वालों को वो क्या कहते हैं, बलोचिस्तान लिबरल आदमी यानी कि BLA वालों को। आजाद ख्याल आदमी जो अपने हक के लिए लड़ रही है, वो उस आदमी को सपोर्ट कर रही है जो आए दिन हमारे नेते मासूम शहरी को निशाना बनाते हैं और उनको शहीद करते हैं, उनको मारते हैं बच्चों समेत। कल मेजर साहब की जो वीडियो थी प्रशांत साहब की, ओहो इन्होंने कर दिया, 16 शहीद कर दिए अफगानिस्तान में, एयर स्ट्राइक कर दी, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। एक माह के दरमियान हमारे 119 शहरी और 76 जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए, क्या वो दहशतगर्दी नहीं? वो इंसान नहीं है, वो दहशतगर्दी वो बंदे नहीं। नहीं है, वो बच्चे नहीं तो है, भाई- बुजुर्ग नहीं है। कि बोल रहे हैं कि ऊपर से बोलते हैं कि भाई हम तो भाई दहशतगर्दी- 200 कम से कम इस माह के अंदर नहीं ये अच्छा है भाई, उनको जवाब देना चाहिए। पीएम हमारे मैंने पीएम ने तो- क्या मैंने बोला तो कल भी देखिए, कहा था। और मैं सोच रहा हूँ हमारे जो मुस्लिम लीडर है, खुदा का नाम है, आपस की सियासत वो को- सोए हुए हैं उनको भाई, छोड़ो। सोए हुए जो हैं। आने वाला पीएम है अपना इजराइल इजराइल का, का। वो डायरेक्ट कह रहा है कि आने वाले दौर में भाई, तुर्की उसको और पता है पाकिस्तान जब- ईरान की जगह जिस होंगे, country से यानी उसको कि खबर तुर्की है। और पाकिस्तान ईरान की जगह एक टेररिस्ट फरिश्त में शामिल होंगे। मेरी जान ये एक ना मैं तो बताता हूँ प्लानिंग है भाई, बस पूरी लंबी ये चौड़ी। प्लानिंग ऐसी है कि भाई जिस तरह अभी जो है ना, पहले पीएम मोदी को बोलते हैं जी कि ये जो है वो क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ चीज़ें करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे ही तो अब जो है ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही है। योगी आदित्यनाथ को इस तरह क्यों प्रमोट किया जाता है, क्योंकि वो भी मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा हैं तो वैसे बीजेपी के जितने नेता सारे ही खिलाफ हैं, वो कुछ ज्यादा लेकिन है। वो कुछ ज्यादा ही है, हम्म। इसलिए इसको सपोर्ट किया जाता है। सही। अब बड़ा ये जो नेतन्याहू के पीछे जो है ना, ये जो खतरनाक बंदा है, ये भी वही माइंड सेट लेके बैठा है भाई। आज देख लें कि पीएम मोदी के बाद अगर आप कंपेन करा लो, आप पूछोगे ना पब्लिक से, तो उन्होंने मेजोरिटी हिंदुओं ने कहना कि भाई साहब हमें योगी योगी आदित्यनाथ आदित्यनाथ चाहिए। तारिक भाई मैंने ना और भाई सेम बंदा ये वही है जो नेतन्याहू है, आज से उसके 20 साल पुराने भी बयान सुन लो ना, तो वो यही बोल रहा था बस कुछ महीने रह गए ईरान न्यूक्लियर बना लेना। ये 2 महीने के अंदर उसने बना लेना। 1996 की एक स्टेटमेंट थी, मैं पढ़ रहा था कि इसराइल तब से बकायदा इस पे वर्क काम कर रहा है, ग्रेटर इसराइल का नेतन्याहू हो चाहे उसके पस से पर्दा कोई और है,
चेहरे बदलते जाएंगे, लेकिन इनकी जो पुलिस है और रंग वही है। वही या सेम है भाई। आई समझ बिल्कुल। ट्रम्प है लेकिन ना, उस रंग को लाने के लिए भाई साहब अपनी आवाम को भी तो किसी खाते लाना होता है। कोई आवाम- खाते नहीं है, कोई कुछ अब नहीं है। वोट किससे गेम लेना ऑफ है? पावर की बात है। वोट किस कैसे लेना है? गेम ऑफ पावर की बात, नफरत तो फैला के ही लेते तो हैं ना। वही मैं बात कर रहा हूँ, वो जो बंदा बयानबाजी कर रहा है अब वो आप वोट के लिए देखो कर ना रहा है। कि वो दूध के धुले कैसे हो गए, हाँ। 2.5 लाख मासूम लोगों को कत्ल कर दिया, उनका भाई साहब उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया, और दुनिया में वो ऐसे चल रहे हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और उससे उस पे बड़ी बात, और भाई उनके एक लिए सौ जो के- खुराक आती है या कोई खाने पीने के लिए चीजें, अगर कोई मुल्क अगर भेज रहा है खुदा तरसी करके, वो रास्ते में खत्म जब वो कर उनकी देते हैं। जान के सगे नहीं है तो चलो खाना कहाँ एक से कंट्री पहुंचने गलत हो देगी? गया, 2 हो गए, ये 100 के ऊपर जब नेतन्याहू के ऊपर केस चला हुआ है जी। कि जिस कंट्री में आएगा उसको अरेस्ट पकड़ कर लिया जाएगा। कुछ तो भी भाई नहीं वो होना। 102 कंट्री वो पागल के बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह कर रखा है। पता है सबको कि सबको पता है दहशतगर्द क्या। तो भाई दुनिया जो का जुल्म सबसे उसने बड़ा- किया है तो भाई उतारी है। बाकी भाई सिंपल सी बात है, नेतन्याहू को तो भाई ऐसे ही हम ब्लेम करते रहे, जिसका जहां तक हाथ पहुंचता है वैसा सारे माफी ही कोई कर नहीं रहे हैं, देता। कोई नहीं माफी दे रहा। चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, जिसके हत्ती कोई जितनी पावर भी है ना, वो उसका गलत ही इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा टाइम पर सूरत हाल यही है। नहीं, लेकिन ये है कि तारक साहब पाकिस्तान को तो ऐसे ज्यादा बदनाम ही किया जाता है। ये पहलगाम जो है। अटैक पर पाकिस्तान, हमारे भाई साहब वजीर आजम ने कहा था कि आओ सबूत तो कम से कम कोई तो सबूत देते ना, कोई एक सबूत दिया उस पर इंडिया ने जंग शुरू मिस्त्री कर दी, एक ऑपरेशन आपको सिंदूर इतना हो गया। पता है, आपकी इतनी उम्र होगी, इस तरह की जब डेलीगेशन या बातचीत होती है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्री की तरफ से। लेकिन यहाँ पे हमारे पीएम खुद कह रहे हैं कि आप जी, आइए, हम सियासी तहकीक रंग करते हैं। सियासी रंग सिर्फ पीएम ने एक- नहीं दिया, सिर्फ वो हमारे जुमले, PM ने डायरेक्ट बोला, सिर्फ वो ये थोड़ी जुमले- बात नहीं होती। वो जुमले साबित करने आवाम के को- लिए कि हम तगड़ी हुकूमत है, पिछली हुकूमतों की निस्बत हम भाई दुश्मन के घर में घुस कर मारेंगे, इसके लिए ये एक प्लान रचा गया था। ड्रामा किया गया, और ऊपर कुछ से नहीं उल्टा था। उससे डबल मरवा बैठे। वो तो फिर आगे से जवाबी कार्रवाई तो होनी थी ना, तो यार, थोड़ा हल्के में ले गए थे। ना कोई पाकिस्तान हल्के की में सियासत दूध की धुली हुई है, ना कोई हिंदुस्तान की धुली नहीं, हुई है। लेकिन बात की बदनाम नहीं तो होती ज्यादा है। किया जाता हमें है, ज्यादा तारक किया साहब, जाता है बात ना, तो जो ज्यादा जो है। इजराइल भाई कर रहा है। बात अच्छा बदनाम बुरा जमाना भाई बदनाम साहब, जमाना किया गया है। बदनाम, आज तक हमारे भी यही सूरत हाल करते कोई हैं। जमाने की बात नहीं, जिसके माइट इज राइट बात है, वो अमेरिका देख लो 20 मुल्क खा गया, किसी ने कुछ बोला? यार तारक, तू पता नहीं इतनी फिर साइड क्यों लेने लग जाता है। साइड हकीकत बात है। गनमैन पूरी दुनिया में इंडियन दुश्मन को चुन चुन के मार रहे हैं, तो भाई उनके फिर कैसे चले जाते हैं दहशतगर्द? वहां पर आर्मी भी खड़ी है। अब तू तो कह देना वहां पर रास्ते ऐसे हैं, पहाड़ हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये चीजें नहीं उन कभी लोगों कर की सकते। दाढ़ी के नीचे से ये लोग गुजर कर नहीं जाते हैं। या तो कहो कि फिर आर्मी इसमें इन्वॉल्व है, जो पैसे लेकर उनको गुजरने ये देती है। हमारे पास- या फिर वो आर्मी जो इंडियन नहीं, आर्मी है वो खुद करवा रही है, ये- या इंडियन सियासत जो है वो इसमें डायरेक्ट खुद इन्वॉल्व है। नहीं भाई, रास्ते इस तरह के या होते उनकी हैं। कमजोरी है। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक क्यों की बताओ? यहाँ पे बॉर्डर पे हमारे तो बाढ़ भी लगी हुई है, तो फिर भाई इधर से हमारे आए। कंट्री में कितने अफगानी बैठे हुए हैं? तो फिर उधर एयर स्ट्राइक करने का क्या मकसद बनता है? उनके बैठे ठिकानों अगर इधर बैठे हैं, दहशतगर्दों के तो वहाँ ठिकानों पे- पे की है। तो बात तो वही है ना भाई, सिंपल नहीं सी बात नहीं नहीं, है। वही है, लेकिन कि भाई ये वो है- बॉर्डर पर क्रॉस करके कैसे चले गए? भाई- हमारे पर इधर अटैक हुआ, वो क्रॉस भाई करके बात कैसे तो चले गए? सुनो, हमारे पाकिस्तान में कितने अफगानी हैं? निकालने के बावजूद भी आज उनकी तादाद कितनी है? बहुत है, लेकिन तो बॉर्डर फिर यहाँ क्रॉस करके कैसे चले गए? तो वैसे ही है। अंदर से नहीं अटैक हो रहा तो है, उधर जाके अटैक करने का क्या मकसद है फिर? तो भाई फिर इनके ऊपर करना है, तो अपनी आवाम को इन्होंने क्या मुंह आए दिखाया? हाय, ये भी है। आए हाय क्या हुई? ये बॉर्डर तो पे- बेशक ग्रुप तो उनके वहाँ हेड जो है वो वहाँ पर ही बैठे हुए हैं। हैंडल्स है उनके। चलें जी, बाकी एक बात है, एक चीज है कि अब जो है इंडिया जो है ना, ये नहीं बोल सकता, या इंडियन भाई जितने भी देखते हैं सबको पता है कि भाई इंडिया जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, खुले दिल से कर रहा है। और ये अब आप नहीं बोल सकते कि भाई पाकिस्तान को अक्सर बोलते हैं दहशतगर्द कंट्री है, ये तो सिर्फ टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है। भाई आप भी अभी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। वो सेम कहते हैं सेम। कि सेम होगा, पटरी के दो रस्ते हैं। सेम हो गया। बाकी भाई बात रहे करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को भाई कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है
जब तक हमारी फौज भाई है हमें कोई किसी से खतरा है और जो बैरूनी ताकतें हैं, जो ये BLA जिन पे आप इतनी ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हो, या TTP है जिन पे अमेरिका, इजराइल, इंडिया इन्वेस्ट करती है, उनका मेन टारगेट हमारी फौज है। उनको पता है कि पाकिस्तान की फौज कमज़ोर तो कंट्री कमज़ोर है। सिंपल सी बात है। चलें जी, सही है भी अपनी रात जरूर का कमेंट था कि मैं मिलते नहीं, मेरे साथ तब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह हाफिज़।